बच्चों, आज हम आपका जो 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंतर्गत आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इसकी चर्चा करेंगे। जिसमें यह है कि जब किसी वस्तु को एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो उसमें कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े या धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक्चुअली ये होता कैसे है, इस पर मेन फोकस हम करेंगे। इससे पहले 6वीं ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने यह प्रयोग करके देखा कि उन्होंने उसमें कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आया। वैसे 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट्स ने और 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए और उनमें ये देखा गया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें धनावेशित का गुण और कुछ में ऋण आवेशित का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। उसी प्रकार ऊनी कपड़े को एम्बर या गुनाइट से रगड़ने पर ये ऐसे गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक प्रयोग हम करके देखते हैं कि मेरे पास ये एक पॉलीथीन है और एक कपड़ा है, इसको मैं रगड़ रहा हूँ इन दोनों को और देखते हैं कि ये कांच के कागज के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि ये अभी थोड़े से ये देखिए, ये अब बहुत स्पीड से खींच रहा है। ये जो कतरने हैं कागज की, इन कतरनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वैसे ही मेरे पास एक बैलून है, ये बैलून मेरे पास एक हार्डबोर्ड भी है, तो उस पर मैं थोड़ा सा इसको रगड़ रहा हूँ और आप देखेंगे कि इसमें भी वो गुण ऐसे आ जाते हैं। ये बहुत स्पीड से इसको खींचता है, तो ऐसे गुण इसमें आ जाते हैं। आप अपने घर में भी करके ऐसा देख सकते हैं कि अगर आपने दो वस्तुओं को एक से दूसरे से रगड़ा एक वस्तु को, तो उसमें या तो वो धनावेशित हो जाता है या तो वो ऋणावेशित हो जाता है और उनमें ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक्चुअली ये होता क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे गुण इसमें आते क्यों इनमें। उसके लिए आपको अच्छे से पता है कि पदार्थ जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अणुओं से, और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से। तो इस प्रकार एक जैसे मान मेरे पास एक पेन है, ये भी अणु और परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। तो पदार्थ जैसे मान लेता हूं मैं एक पदार्थ है, उसमें ये अणु है और इन अणुओं के अंदर में परमाणु है। तो इस प्रकार से ये अणु एवं परमाणु से मिलकर के पदार्थ बनते हैं। अभी परमाणु किससे बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेन रोल ये अदा करेंगे इसमें। तो जो परमाणु होते हैं, केमिस्ट्री में भी आप अच्छे से पढ़े हैं कि परमाणु के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इसके चारों ओर ऑर्बिट में मूव होते रहते हैं। ये फार्मूला भी आपके पास है 2n²। और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इस फार्मूले के अनुसार लें, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो हम एक सिंपल सा दो पदार्थ लेंगे और उसमें से हम देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसे एक इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे में जाता है और ये धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं। तो मैंने यहाँ मान लीजिए एक पहला ऑर्बिट लिया, ये K और एक L ऑर्बिट, जिसमें प्रोटॉन की संख्या 8 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। इस प्रकार से मैंने एक पदार्थ लिया है और एक दूसरा पदार्थ मैं लेता हूं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर
ये ऑर्बिट्स, तो ये K, L एंड M, ये इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और तीसरे में मैं एक 5 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या 15, इलेक्ट्रॉन की संख्या 50। इस प्रकार से मैंने 2 ऐसे पदार्थ लिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से और उसको ले सकते हैं। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, इस प्रकार से पदार्थों को, ये आपको क्लियर पता है कि जो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बद्ध इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और बहुत अच्छे से बंधे हुए होते हैं, फ्री नहीं होते। परंतु जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए K और L 2 ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस के थोड़ा पास है, यहाँ पर 3 ऑर्बिट है K, L, M, तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। तो जो लास्ट वाला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा फ्री होंगे बनिस्बत इस पदार्थ के लास्ट वाले ऑर्बिट से। तो जब इनको रगड़ा जाएगा तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, कार्यफलन की। ये कार्यफलन क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। यानी जब हम किसी वस्तु को रगड़ेंगे तो घर्षण होगा, घर्षण ऊर्जा होगी, तो जिस भी पदार्थ का कार्यफलन कम होगा उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे पदार्थ में चले जाएंगे। अब यहां पर होगा यही कि देखिए ये ऑर्बिट, दूसरी बात यह है कि ऑर्बिट में M ऑर्बिट है, तो ये न्यूक्लियस से दूर वाला ऑर्बिट है, और ये L ऑर्बिट तक है। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स जब इनको रगड़ा जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स या उससे ज्यादा भी निकल के ये इसके ऑर्बिट में, और ये भी अपना स्टेप पूरा करना चाहे, ये भी एक प्रोसेस होता है, परंतु मेन है कार्यफलन, जिसके कारण यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस ऑर्बिट में, इस पदार्थ में चले जाएंगे। तो होगा क्या, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऐड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर बढ़ गई +2, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स इस पदार्थ में आ गए, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो ये हो गया 13। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो माइनॉरिटी कैरियर हो गए, मेजॉरिटी यहां पर जो हो गई है प्रोटॉन्स की हो गई। तो जब मेजॉरिटी यहां पर प्रोटॉन्स की हो जाएगी तो ये जो पदार्थ कहलाएगा ये धनावेशित हो जाएगा, और ये जो जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, आ गए हैं इस पदार्थ से उस पदार्थ में, तो यहां पर मेजॉरिटी कैरियर जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, संख्या यहां बढ़ जाएगी, इसलिए ये ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेशित होते हैं। तो इस प्रकार से जब वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने के कारण, क्योंकि मेन रोल जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने पर वो या तो धनावेशित होगा या तो ऋण आवेशित होगा। और इस प्रकार ये ऐसे जो पदार्थ होंगे जब रगड़ा जाएगा आवेश उनमें उत्पन्न हो जाएगा, और ये कुचालक पदार्थों में जनरली होता है। ये जो गुण आते हैं ऐसे पदार्थों में आते हैं जो पहले कुचालक थे, उसके बाद जब इनमें ऐसा ट्रांसफर होता है तो वो आवेशित हो जाते हैं, और इनमें या तो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण भी उसमें आ जाएगा। इसके बाद जो ये प्रोसेस हमने, ये जो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और इससे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और एक है आपका आवेश जो बराबर होता है Q ± NE, ये जो क्वांटाइजेशन रूल होता है, क्वांटीकरण जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो होंगे, आंकिक प्रश्न हमारी क्लास होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे।
अभी ये थ्योरी में आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं और धन आवेशित और ऋण आवेशित कैसे उत्पन्न होते हैं। तो हम एक और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि ये जैसे बैलून मैंने लिया है और एक हार्डबोर्ड मेरे पास है, उससे उसको रगड़ रहा हूँ। रगड़ने के बाद जब मैं इसको इसके पास ला रहा हूँ तो देखिए ये वस्तु, ये देखिए कितने स्पीड से ये खींच रहा है, यानी कि ये इसमें आकर्षण का गुण इतना उत्पन्न हो गया कि ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये चीज ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे मिलेंगे आपको जो कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को रगड़ने पर उसमें ये आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, या तो वो धन आवेशित हो जाते हैं या तो वो ऋण आवेशित हो जाते हैं, और ये कागज के छोटे छोटे कतराने जो हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बच्चों अब हम कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। ये एक थ्योरी आप पढ़े हैं क्वांटीकरण का, जिसका फॉर्मूला होता है कि किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये सूत्र के अनुसार हम किसी भी वस्तु के आवेश को निकाल सकते हैं। तो एक प्रश्न दिया हुआ है, जैसे एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाता है जिससे उसमें 3 × 10⁻⁷ कूलम का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये सिंपल सा एक प्रयोग है, जैसे मैं एक ले रहा हूँ पॉलीथीन और एक ऊनी कपड़ा मेरे पास है, तो मैं इससे इसको रगड़ता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की ओर मैंने लाया तो ये देखिए बहुत तेजी से ये इसको खींच रहा है। कहने का मतलब ये कि ये जो ऊनी कपड़ा है, ये पॉलीथीन का जो कपड़ा है, टुकड़ा है, वो ऋण आवेशित हो गया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए उस ऊनी कपड़े से, जिसके कारण इसमें 3 × 10⁻⁷ का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस पदार्थ से किस पदार्थ में होता है। अब चूंकि पॉलीथीन जो है ऋण आवेशित है, तो निश्चित है कि ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि जिसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इसमें ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस पदार्थ से किस पदार्थ में, तो ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। सबसे पहले तो ये पहला। दूसरा, और कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से ऊन से पॉलीथीन में गए, पॉलीथीन के टुकड़े में गए। तो इस फार्मूले के अनुसार यदि हम देखें तो हमको यहां पर दिया हुआ है कि Q इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलम, ये हमको गिवन है यहाँ पर पहला। दूसरा, E का मान हम जानते हैं, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ये स्टैंडर्ड मान है इसका, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका मान है। तो इससे हम इसकी संख्या निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो ये हमको मिलेगा, Q का मान यदि हम रख लें और यदि N हम निकालें इस फार्मूले से, तो वो हो जाएगा Q/E। ये Q/E कैलकुलेशन में हम इसका मान को रखें तो Q का मान हमने रखा 3 × 10⁻⁷ कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब जो A वाला पार्ट है इसको ही हम, उत्तर जो हमारा है ये A, पहले तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुआ, तो वो ऊन से पॉलीथीन में हुआ, पहला चीज वो आपको लिखना है। दूसरा, कितना हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, उसकी संख्या हम निकाल रहे हैं इस फार्मूले से। तो ये यदि हम कैलकुलेशन करें तो 3/1.6 × 10⁻⁷ प्लस 19 ये हमको मिलेगा। तो इसकी वैल्यू जो
1.875 इंटू 10⁻12। ये आपको कैलकुलेशन में मिलेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस ऊन से आपके पॉलीथीन के टुकड़े पर हुआ। ये पहले ए का उत्तर मिला। ये दूसरा जो है इसका बी पार्ट क्लियर है। क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ? उत्तर यहीं पर हालांकि दिया हुआ है। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से हुआ? ऊन से पॉलीथीन में हुआ। दूसरा चीज ये बोल रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ? तो द्रव्यमान का स्थानांतरण बिल्कुल होगा, क्योंकि हाँ, द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होकर जा रहे हैं तो उसका जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं m ऑफ E, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना हालांकि आपको नहीं लिखना है, ये केवल आपको ये बताना है कि हाँ, ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। ये इतना आपको उत्तर लिखना है कि हाँ होगा। आप पूरा डिटेल भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन में होगा। अब इसके बाद हम एक इसका नेक्स्ट प्रश्न भी देखेंगे। बच्चों, अब हम एक दूसरा प्रश्न ले रहे हैं जो क्वांटीकरण पर ही आधारित है। एक वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? यानी वस्तु पर आवेश दिया हुआ है 1 कूलम आवेश, और सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। फिर यहां पर हमको जो फार्मूला है, सूत्र जो हमारे पास है Q = ±NE, उसी सूत्र का उपयोग करना है। और इसमें दिया हुआ है कि Q = 1 कूलम, और हम जानते हैं कि E = 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये होता है। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर यहीं से निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो आप देखिए Q = NE का जो फार्मूला है, उस फार्मूले में N = Q/E, ये सूत्र बनेगा। और n का मान हम निकालेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो कूलम कैंसल आउट हो जाएगा आपका, और इससे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं, इंटू 10⁻19 प्लस में चला जाएगा। और इसको यदि हम और हल करें तो 10 ये ले लेते हैं और 10⁻18 ले लेते हैं यहाँ, और डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 6.25 इंटू 10⁻18। तो हमारा जो n का मान निकल रहा है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक वस्तु पर 1 कूलम यदि ऋण आवेश है तो एक 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। ये इसका उत्तर है। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है प्रश्न, या कैलकुलेशन करने से भी 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इससे संबंधित मैं 2 प्रश्न आपको दूंगा। इन प्रश्नों को आप अपने घर में हल करेंगे और मुझे उसका उत्तर बताएंगे। बच्चों, मैं ये 2 प्रश्न आपको दे रहा हूं जो कि क्वांटीकरण से संबंधित है, होमवर्क के रूप में। आप इसको हल करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये प्रश्न के उत्तर क्या है। किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम का धन आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है?
यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अभी हमने कैलकुलेशन किया है। दूसरा प्रश्न है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी आपको निकालना है कि आवेश कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसे होगी, उसकी मात्रा, आवेश की मात्रा यानी वैल्यू आएगा, और उसकी प्रकृति कैसे होगी, धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, इसकी प्रकृति। इस प्रकार से आपको ये दोनों को हल करना है और ये बताना है कि इसके उत्तर क्या आए हैं।